इन दिनों मेरे देवर शान आलम को नई नई सरकारी नौकरी मिली थी। रोबदार शख्सियत, कलुक लगे सूट और हुकूमत की तरफ से मिली चमकती हुई गाड़ी। वो वाकई एक जिम्मेदार ऑफिसर लगता था। एक तपकी दोपहर जब आग सूरज आग बरसा रहा था, शान आलम अपनी गाड़ी में धीरे धीरे सड़क से गुजर रहा था। ट्रैफिक का हजूम था और इसी हजूम के बीच सड़क किनारे एक लड़की बेबसी के आलम में खड़ी थी। उसके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी। वो बार-बार रिक्शों को रुकने का इशारा करती, मगर कोई रिक्शा न रुकता। दोपहर की तपती धूप में वो पसीने से नहा चुकी थी। शान आलम ने गाड़ी ऐन उसके करीब रोकी, शीशा नीचे किया और नरमी से कहा, आइए, आपको जहां जाना है मैं छोड़ देता हूँ। लड़की ने घबराकर कदम पीछे हटाए। जी नहीं, शुक्रिया। शान आलम ने मुस्कुराकर अपनी गाड़ी की सरकारी नंबर प्लेट की तरफ इशारा किया। घबराइए मत, मैं एक जिम्मेदार ऑफिसर हूँ। इस रश में आपको कोई सवारी नहीं मिलेगी। आप महफूज हाथों में हैं। लड़की ने गाड़ी और शान के संजीदा चेहरे का जायजा लिया। उसे कुछ तसल्ली हुई। वो डरते झिझकते पीछे वाली सीट पर बैठ गई। दौरान सफर बातों बातों में मालूम हुआ वो विंटर की ताल पर है। रोज सहेली के साथ आती थी, मगर आज सहेली के ना आने पर फंस गई थी। इत्तेफाक देखिए, जहाँ वो रहती थी वहाँ करीब ही हमारा घर था। जब शान ने उसे उतारा तो वो रवायती लड़कों की तरह नहीं, बल्कि एक बावकार अंदाज में अपना कार्ड की तरफ बढ़ा दिया। लड़की ने एक शर्मीली मुस्कुराहट के साथ कार्ड थाम दिया। घर आकर शान आलम ने सोफे पर बैठा तो अचानक उसे झटका लगा। उसने कार्ड तो दे दिया था, मगर लड़की का नाम पूछना ही भूल गया था। वो इसी उलझन में था कि फोन की घंटी बजी। शाह ने फोन उठाया। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से एक मासूम सी आवाज आई। वही दोपहर वाले। शान के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। ओह, कैसी हैं आप? और वैसे व्हाट इज योर गुड नेम? लड़की ने हंसकर कहा, मेरा नाम आयशा है। बस फिर क्या था? वो 15 मिनट की पहले गुफ्तगू कब घंटों लंबी बातों में बदल गई, पता ही ना चला। आयशा रोज फोन करती और शान आलम को भी अब उसकी आवाज़ सुनने बगैर चैन न आता। दिन महीनों में और महीने साल में बदलते गए और दिनों को एक दूसरे और इन दिनों एक दूसरे के दिल में उतर चुके थे और दोनों एक दूसरे के दिल में उतर चुके थे। मैं घर में बड़ी भाभी थी, सब देख रही थी कि मामला अब संजीदा हो चुका था। मैंने जब आयशा का ड्रेस गुम करवाया तो हैरत की इंतहा न रही। इत्तेफाक से उसी कॉलेज में पढ़ती थी जहाँ मैं प्रोफेसर थी। वो आर्ट्स सेक्शन में थी और मैं साइंस में, इसलिए कभी आमना सामना नहीं हुआ था। एक दिन मैंने शान को छेड़ा, शान मियाँ, ये जो फोन पर सिलसिले चल रहे हैं, मामला कहाँ तक पहुंचा है? शान ने शर्माते हुए मेरा हाथ थामा। भाभी, मैं आयशा से शादी करना चाहता हूँ। बस आप अम्मी अबू को राजी कर लें। मैंने मुस्कुराकर कहा, फिर लड़के से तो पक्का पूछ लें। वक्त गुजरता गया, लेकिन एक दिन मैंने शान को शदीद परेशान देखा। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने बताया, भाभी, आयशा बहुत रो रही थी। उसके मामू का बेटा कामरान ज़हनी तौर पर बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि शायद शादी से उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक हो जाए। अब आयशा के मामू इस्रार कर रहे हैं कि आयशा का रिश्ता कामरान से कर दिया जाए। ये सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। कि एक ज़हनी मरीज के लिए आयशा जैसी फूल जैसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करना सरासर जुल्म है। मैंने शान को तसल्ली दी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। मैंने फ़ौरन अब अपने सास ससुर को इत्मीनान में लिया। आयशा को अपनी बेहतरीन शागिर्द बताया, उन्हें रिश्ता ले जाने पर राजी कर लिया। एक हफ्ते के अंदर मैं अपनी सास को लेकर आयशा के घर पहुंच गई। आयशा के वालिद खुद एक बड़े ऑफिसर थे। बहुत पढ़ा लिखा खुशहाल घराना था, बस उसकी वालिदा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्होंने हमारी बहुत खातिरदारी की और कहा कि वो मशवरा करके बताएंगे। आयशा को देखकर मेरा दिल भाग भाग हो गया। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही बाइखलाक थी। लड़की की कम अकल माँ अपने भाई की मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। वहाँ मामू हुमायूं ने जज्बाती ब्लैकमेलिंग का ऐसा जाल बना कि आयशा के बारे में मजबूर हो गया। आखिर आयशा का रिश्ता उसके गैर मुतवाजन कज़न कामरान से तय पा गया। जब यह खबर शान आलम तक पहुंची तो जैसे उस पर बिजली गिर गई। वो गुमसुम हो गया, जैसे उससे सोचने समझने की सलाहियत छीन ली गई हो। उधर आयशा की हालत यह थी कि वो बिस्तर से लग गई, जैसे जिस्म से जान निकल गई हो। उसकी माँ ने भाइयों की इल्तिजाम पर बेटी की जिंदगी कुर्बान कर दी थी और आयशा के वालिद को यह मालूम ही नहीं था कि उनकी बेटी किसी और को पसंद करती है। शादी का दिन करीब आ रहा था। आयशा के घर वाले कार्ड बांट रहे थे। शान आलम का में बंद लकड़ी का बुत बन चुका था, मगर मैं खामोश बैठने वाली नहीं थी। मैंने आयशा की क्लास टीचर की मदद से आयशा तक पैगाम पहुंचाया कि वो हिम्मत न हारे। शादी से ठीक 2 दिन पहले
عائشہ کے والد نے کامران اس کے والد کو اپنے گھر بلایا تاکہ شادی کے آخری انتظامات طے کیے جا سکے۔ اسی دوران کامران کو اچانک دورہ پڑا۔ اس نے غصے میں آ کر عائشہ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی اور گھر کا قیمتی سامان توڑنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر عائشہ کے والد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کی بیٹی کی زندگی ایک دوزخ بننے جا رہی ہے۔ ٹھیک اسی وقت میں نے عائشہ کے والد کو فون کیا اور انہیں سچائی بتانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ عائشہ شان عالم کو پسند کرتی ہے جو ایک باوقار سرکاری آفیسر ہے اور عائشہ کو ملکہ بنا کر رکھے گا۔ میں نے کہا بھائی صاحب، ایک مریض کی خاطر اپنی ہنستی کھیلتی بیٹی کو قربان مت کیجیے۔ عائشہ کے والد کا زمین جاگ اٹھا۔ انہوں نے اسی وقت اپنے سالے سے کہا معاف کرنا بھائی، میں اپنی بیٹی کی قربانی نہیں دے سکتا، یہ شادی نہیں ہوگی۔ عائشہ کی ماں روتی رہ گئی، مگر ایک باپ نے اپنی بیٹی کے تحفظ کے لیے سٹینڈ لے لیا۔ اگلے ہی دن عائشہ کے والد خود ہمارے گھر تشریف لائے۔ انہوں نے شان عالم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں کل فیصلہ کرنے جا رہا تھا لیکن میری بیٹی کے نصیب اچھے تھے کہ اسے تم جیسا چاہنے والا ملا۔ شان عالم کی آنکھوں میں جو خوشی کے آنسو تھے وہ دیکھنے لائق تھے۔ ایک مہینے بعد بڑے دھوم دھام سے شان عالم اور عائشہ کا نکاح ہوا۔ عائشہ سرخ چوڑی میں شان کی دلہن بن کر ہمارے گھر آئی۔ جب اس نے گھر میں قدم رکھا تو اس نے سب سے پہلے آ کر میرے گھر لا کر کہا شکریہ بھابھی، اگر آپ نہ ہوتی تو شاید میں مر جاتی۔ شان عالم نے مسکرا کر عائشہ کو دیکھا، کہا اس تپتی دوپہر کا شکریہ جس نے مجھے میری زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ دیا۔ اور یوں ان کی محبت کی کہانی اپنی سچی منزل پر پہنچ چکی ہے۔